नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संजय सिंह ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सप्ताह का 5वां वीडियो और आखिरी वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सप्ताह का आर्थिक पक्ष कैसा था। ये लोग, इनकी कृषि कैसी थी, पशुपालन, इनका शिल्प उद्योग, इनके परिवहन के साधन, इनके द्वारा प्रयुक्त मोहरे, लिपियाँ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस महान सप्ताह का अंत कैसे हुआ। विभिन्न विद्वानों ने इस सप्ताह के अंत में अपने क्या क्या मत दिए हैं, तो उसमें हम विद्वानों का नाम और उनके द्वारा दिए गए मत के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में से यहाँ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले सिंधु घाटी सप्ताह का आर्थिक पक्ष यानी आर्थिक जीवन। तो इसमें हम लोग इसको आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आर्थिक जीवन यानी सिंधु घाटी सप्ताह के समय की आर्थिक विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी किसी भी कालखंड का अगर हम लोग आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ हेडिंग है, कुछ टाइटल है जिन पर हमको हमेशा चर्चा की जाती है। और जब आप मेंस में लिखेंगे तो इन्हीं टाइटल को ध्यान में रखते हुए दो चार बातें लिख देंगे और देखेंगे वर्तमान से कंपेयर करते हुए कि देखिए क्या उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी चल रही हैं। तो इसमें देखिए, हमारा सबसे पहला टाइटल होता है कृषि के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सप्ताह के समय में कृषि कैसी थी। दूसरा जो टॉपिक होता है वो पशुपालन, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा इसी में टाइटल है, जो तीसरा बिंदु है जिस पे हमको बात करनी है, शिल्प व उद्योग धंधे। अगला, चूंकि कोई भी व्यापार वाणिज्य होगा, ठीक है, तो हम लोग उसके पक्ष में देखेंगे, यानी कि व्यापार वाणिज्य। उसके बाद हम लोग कोई भी सभ्यता होगी, उस सभ्यता में आदान प्रदान के लिए किनका उपयोग किया जाता है, यानी मोहरे। और इसके साथ सिंधु घाटी सप्ताह के लास्ट बिंदु है लिपि। इन सबसे सवाल पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सप्ताह के आर्थिक जीवन को बताने के लिए हमको इन सभी पॉइंट पे चर्चा करनी है। एग्रीकल्चर कैसा था, किन किन फसलों को उगाते थे, उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, पशुओं का उनके लिए क्या महत्व था, कौन कौन पशु हैं, कौन कौन पशुओं के बारे में जानकारी नहीं थे, किनका अंकन है मोहरों में, किनका अंकन नहीं है, कौन कौन उद्योग धंधे उसमें प्रचलित थे, अंतर्राज्यीय व्यापार किन से था, कहाँ से था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था तो कहाँ से था, किन किन परिवहन साधन के माध्यम से था, कौन कौन वस्तुएं वे आयात करते थे, कौन कौन वस्तुएं वे निर्यात करते थे, हम इस पर यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा फिर मोहरों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में लिपि। हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो लिपि होती है उस लिपि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक को हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है कृषि। जब हम इसको लिखेंगे तो हम लोग इसी पॉइंट्स ढंग से देखेंगे। तो आइए एक एक उठाते हैं और देखते हैं। और यहाँ सवाल जरूर पूछा जाएगा, यूपीएससी में निश्चित रूप से प्रीलिम्स में भी पूछा जाना है, मेंस में भी पूछा जाना है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए भाई, पहला पॉइंट है कृषि। तो सबसे पहली बात देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर हम लोग जाने तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नदी घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ या उनके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। तो सिंधु या उनके सहायक नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ मिट्टी लाई जाती थी, जब आप भूगोल में पढ़ेंगे देखेंगे जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, बांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है जो कि बाढ़ से मुक्त होती है तो उसे हम लोग बांगर कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, जहाँ पे जिसका उपजाऊ क्षमता अधिक होती है उसको खादर कहा जाता है, उसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में, चूँकि यह जो सभ्यता है वो सिंधु व सहायक नदी के तट पर हुई है और सहायक नदियाँ हैं के सहारे विकसित हुई है, के सहारे जो भी जलोढ़ मृदा थी, देखिएगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है
और यह सभ्यता जो है मैदानी भागों में है, और मैदानी भागों में खासकर नदी घाटियों या नदी घाटियों के सहारे है, इसलिए इसकी में उपजाऊ है, इसकी मिट्टी जो उपजाऊ है, उपजाऊ होने से यहाँ पर कृषि की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। इसका मतलब इस सभ्यता में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा से एक अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, मतलब जहाँ पर अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। इसका मतलब एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होता था, या कर के रूप में अनाज को लिया जाता था, और इस तरह से वह अनाज जो है अन्नागारों में सुरक्षित रहता था। वहीं पर उनकी सफाई, वहीं पर कुटाई, वहीं पर उनकी पिसाई सब हुआ करती थी। लोथल से हम लोग देखेंगे तो आटा पीसने वाले चक्की के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर उस समय बड़े पैमाने पर था। तो हमारा जो पहला पॉइंट एग्रीकल्चर का बेस यही है, चूँकि सिंधु या सहायक नदियों के सहारे, जलोढ़ मृदा के सहारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, अतः इस सभ्यता में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम लोग अब इसको देखें तो बिल्कुल देखते हैं, इस समय जो कृषि में अगर हम लोग देखें तो इस समय यहाँ जो है, अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो 2-3 खासियत है। इस समय के जो किसान थे वो नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे, नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे, और आगे चलकर ये मार्च अप्रैल में काट लेते थे, मार्च अप्रैल में काट लेते थे। तो नवंबर दिसंबर में फसल को बोकर मार्च अप्रैल में काट लेते थे। इसका मतलब रबी की फसल। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय के लोगों को रबी की फसल के बारे में ज्ञान था। इसको आज हम लोग रबी की फसल कहते हैं, इसके बारे में ज्ञान था। तो अगर पूछे कभी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस समय, किस दौरान फसल को बोते थे, तो नवंबर दिसंबर, काटते कब थे, तो भाई मार्च अप्रैल। इसके साक्ष्य और भी देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्यतः, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं, ये मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था। ऐसा नहीं और फसलों का ज्ञान था, लेकिन अधिकतर स्थलों पर ये 9 फसलें उनको मिली हैं। तो पूछ सकता है मुख्यतः कितनी फसलों का ज्ञान था, तो 9 फसलों का ज्ञान था। मतलब ये 9 फसलें अधिकतर स्थलों पे प्राप्त हुई है। बाकी कुछ फसल है जो किसी विशेष स्थान पर प्राप्त हुई, हम लोग उनके बारे में देखेंगे। तो मुख्यतः जो 9 फसलों का ज्ञान था, इसमें देखिए गेहूं की 2 या 3 प्रजातियां हैं, जौ की प्रजातियां हैं, उसके बाद आपका कपास, इन सब के बाद फिर तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फसलें लगभग अधिकतर स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो मुख्यतः हड़प्पा के सभ्यता के 9 फसलों का ज्ञान था, इनका ये हर जगह प्राप्त हुई हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जो स्थान विशेष पर मिले हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें चावल, तो चावल के जो साक्ष्य हैं हम जानते हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, यानी गुजरात के क्षेत्र में। धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब चावल और धान दोनों के साथ गुजरात के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इन सब के अलावा रोजदी में से रागी, ज्वार, कोदो, ये जो फसलें हैं ये गुजरात के रोजदी से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ फसलें हैं जो हमको किसी स्थान विशेष से मिल रही हैं, चाहे वो धान हो, यानी धान या चावल हो, या रागी, ये मोटे अनाज की फसलें हैं, चाहे रागी हो, ज्वार है ये। इन सब के अलावा ये जो जौ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छे किस्म का जौ जो है वो बनवाली से मिला हुआ है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके अलावा हम लोग और देखें तो लोथल से ही बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। तो बाजरे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्यतः ये 9 फसलें हैं जिनके बारे में जानकारी है। इनके अलावा धान है, रागी है, ज्वार है, कोदो है, बाजरा है, ये मोटे अनाजों की भी बारे में जानकारी है। लेकिन ये स्थान गुजरात के क्षेत्र में स्थानिक फसलें हैं,
ये बृहद रूप से हर जगह पर फैली हुई फसलें नहीं हैं। तो हमको ये समझना है, हमको लिखना हो तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः 9 फसलों के बारे में जानकारियाँ हैं, किंतु इसके अतिरिक्त इन स्थानों से इन फसलों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग कृषि में देखेंगे आखिर फसल बोई कब जाती थी, काटी कब जाती थी, किन किन फसलों के बारे में जानकारियाँ था मुख्यतः, इनके अलावा और कौन कौन फसलें हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कुछ साक्ष्य देखे हैं। जैसे हम जानते हैं कि कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब इस कृषि के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। उदाहरण के लिए ये सब चीज़ें नोट डाउन पहले से आप लोग कर लीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ और आपने पिछले वीडियो देखे होंगे उनको अगर और उन पर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप देखेंगे कि हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक साथ 2-2 फसलें मटर और सरसों बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह बनवाली से लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस समय जो हल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ होता था, लेकिन साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने हुए हल बनवाली से प्राप्त होते हैं। कुदाल ये था आपका, जो पत्थर के हंसियों के साक्ष्य, मतलब हंसिए जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं, ऐसे कुछ फैक्ट हैं जिनसे हम आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कृषि संबंधी जानकारियां हमको मिलती हैं। तो मुख्यतः आपको यही जानना है कि कृषि संबंधी में किन किन फसलों का किस मौसम में उनके बारे में हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अतिरिक्त फसलें कौन है वो बता दे रहे हैं। कृषि के लिए और साक्ष्य देखेंगे तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साथ साथ बनवाली से हम जानते हैं मिट्टी के बने हुए हल की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, पत्थर के हंसिए प्राप्त हुए हैं। ये बहुत सारे साक्ष्य हैं जो कि उस समय पर एक विकसित कृषि के बारे में हमको साक्ष्य देते हैं। इन सब के बड़े बड़े अन्नागार यह सिद्ध करते हैं कि उस समय कृषि का उत्पादन जो था वो सरप्लस था, या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे यानी कि जो अनाज था उसको कर के रूप में वसूला जाता था। तभी वो अन्नागारों में विपदा या आपातकाल के समय में सुरक्षित रखा जाता था, ताकि किसी भी भयंकर या भीषण समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति लगातार बनी रहे। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो कृषि तैयार होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा हिस्सा देखते हैं। ये सब मेंस में कभी लिखने के लिए आया, इन्हीं पॉइंट को बनाते हुए आपको लिख देना है। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मदद करेगा आपका। दूसरी देखिए, अगर हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, अगला पोर्शन देखिए, इसमें हमको मिलता है पशुपालन। तो पशुपालन में देख लेते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हिस्सा ध्यान दीजिएगा। इस पर पीसीएस में कई बार सवाल पूछे गए हैं पशुपालन वाले पोर्शन से कि आखिर कौन कौन पशु के बारे में जानकारी है, कौन कौन नहीं है। तो नॉर्मल देखते हैं आखिर पशु का महत्व, आखिर पशु का प्रयोग नहीं, पशु का उनके लिए जो पशुओं का महत्व किन किन क्षेत्र में है। तो देखिए 4 क्षेत्रों में पशुओं का प्रयोग करते थे। एक तो कृषि के रूप में, भाई कृषि में खेत को हल को जोतने के लिए पशुओं का प्रयोग होता था, मतलब कृषि कार्यों में। परिवहन साधन के रूप में पशुओं का प्रयोग होता था। क्रय विक्रय में के लिए एक विपणन वस्तु के रूप में इनका उपयोग होता था। इसके अलावा भोजन के रूप में, लोग मांसाहारी थे तो भोजन के रूप में ही पशुओं का प्रयोग होता था। तो पशुओं का उस समय 4 चीज़ों में प्रयोग होता था। एक एग्रीकल्चर में सहायक के रूप में, परिवहन साधन के रूप में, इक्का गाड़ी मिली हुई है, बैलगाड़ी मिली हुई है, इसका मतलब वहाँ परिवहन के साधन के रूप में। पशुओं को बेचकर धन कमाने के रूप में, विपणन के रूप में। इसके अलावा पशुओं का भोजन के रूप में उपयोग होता था। तो हम समझ सकते हैं पशुओं का 4 ढंग से महत्व था, 4 प्रकारों से महत्व था। आखिर किन किन पशुओं के बारे में उनको जानकारी है, देखिए जानकारी किन किन पशुओं को थी तो देखते हैं। गाय, बैल, भैंस, जितनी पशु आप जानते हैं, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, व्याघ्र, बारहसिंघा, ऊंट, जितने फसल आप देख रहे हैं,
गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, बाघ है, बारहसिंगा और ऊँट। ये जो सारे आप पशुओं के बारे में देख रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी है। परंतु ठीक है, इसके अलावा जो है, परंतु अगर हम लोग देखें, इनमें से कुछ पशु ऐसे हैं जिनके बारे में हमको उनके मण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं या उनके कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु मोहरों में या मृदभांडों में उनका कहीं अंकन नहीं प्राप्त हुआ। अंकन मतलब उनके चित्र कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट देखिएगा, ये पीसीएस में लगातार पूछा जा रहा है, गाय, बैल और ऊँट। ये जो तीन हैं, गाय, बैल और ऊँट, इन तीनों के, इसके अलावा देखिए भाई, अरे घोड़ा, बैल नहीं भाई, ऊँट के साथ साथ घोड़ा, ये देखिए, बैल तो सबसे फेमस था उस समय। तो तीन पशु हैं, गाय, ऊँट और घोड़ा। पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किस पशुओं का मोहरों में अंकन नहीं हुआ है। तो गाय का किसी भी मोहर में अंकन नहीं है, कहीं पर भी गाय के नहीं साक्ष्य मिलते हैं। ऊँट का नहीं, केवल ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, वो भी कालीबंगा से। उसी तरह घोड़ा का किसी भी मोहर, किसी भी मृदभांड, कहीं पर भी घोड़े का अंकन नहीं है। बस घोड़े के साक्ष्य हम देखेंगे तीन जगह से मिले हैं। अगर हम लोग यहीं पे देख लें तो घोड़े के साक्ष्य तीन जगह से मिलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, सुरकोतड़ा से घोड़े का कंकाल मिला हुआ है। तो घोड़े का कंकाल पूछे तो सुरकोतड़ा, अस्थिपंजर घोड़े का मिला हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो लोथल से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है, घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। राना गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत, निचले दांत प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब घोड़े के चाहे कंकाल हो, चाहे घोड़े का जबड़ा हो, घोड़े के दांत हो, ये सारे इन स्थलों से प्राप्त है। पर घोड़े का अंकन कहीं नहीं प्राप्त हुआ है मुद्राओं में। गाय का अंकन कहीं नहीं, ऊँट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो आज के बाद कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस जानवर का मोहरों में अंकन नहीं है, तो आंसर गाय। गाय का कहीं अंकन नहीं है। गाय अभी वैदिक काल की बहुत सबसे महत्वपूर्ण पशु रहेगी। उसी तरह से ऊँट का भी अंकन नहीं है और घोड़ा का भी अंकन नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, दूसरी एक बात और है, सबसे प्रमुख पशु कौन है? देखिए भाई, तो प्रमुख पशु कौन है? तो भाई प्रमुख पशु है एक श्रृंगी बैल, मतलब एक सींग वाला बैल। तो एक श्रृंगी बैल सबसे प्रमुख पशु है, इसकी पूजा भी होती है। तो एक सींग वाला बैल है जो बिना कुबड़ वाले, एक सींग वाला बैल है। इसको वृषभ पूजा भी कहा जाता है। वृषभ मतलब बैल, इसको वृषभ पूजा के रूप में इसकी पूजा भी की जा रही है। तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो एक श्रृंगी बैल। उसकी वृषभ मोहनजोदड़ो में खासकर देखिएगा तो मोहनजोदड़ो में इसके वृषभ पूजा के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इस तरह पूछ सकता है कि एक श्रृंगी बैल या वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से। तो ये भी हमको पशुओं के बारे में, पशुपालन में जानना है। इन सब के अलावा एक पशु और है जो कि मेसोपोटामिया के मोहर में प्राप्त हुआ है, किंतु भारत के हड़प्पा सभ्यता के मोहर में प्राप्त नहीं हुआ। उसका नाम है सिंह मतलब शेर। तो सिंह मतलब शेर भाई देखिए, तो पूछ सकता है सिंह का अंकन सिंधु सभ्यता में नहीं है, सिंधु सभ्यता के मोहर में नहीं है, सभ्यता के मोहर में नहीं है, जबकि मेसोपोटामिया में है। यानी मेसोपोटामिया की जो मोहरें भी हम लोग देखेंगे, जो बेलनाकार मोहरें रहेंगी जिनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर टामिया में अंकन है। तो वहाँ के मोहरों में शेर यानी सिंह का अंकन है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें कहीं भी शेर का अंकन नहीं है। तो चार देखिए आपको जानवर मिल गए हैं, इनके बारे में हम कह सकते हैं। और सवाल भी पूछ सकता है कि सिंह का अंकन नहीं है, गाय का अंकन नहीं है, ऊँट का नहीं है और घोड़ा का नहीं। जानकारी इन सब की है पर सिंह की जानकारी भी नहीं है।
तो शेर के बारे में न जानते हैं और न मोहरों में अंकन है, लेकिन इनके बारे में जानते हैं परंतु मोहरों में अंकन नहीं है, दोनों अंतर हो जाता है। तो यहाँ से एक निश्चित सवाल मैंने कहा था, पशुपालन एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से लगातार सवाल पीसीएस में और आईएएस में पूछा जा रहा है, जिस पर आप मेहनत करिएगा। गाय एक ऐसा पशु है जिसका मोहनजोदड़ो के मोहरों में अंकन नहीं है, ऊँट का नहीं है, घोड़ा का नहीं है, सिंह का नहीं है, जबकि सिंह का मेसोपोटामिया के मोहरों में अंकन है। सबसे प्रमुख पशु कौन है? एक श्रृंगी बैल। पशुओं का महत्व किन है? इन 4 चीज़ों के। इतना अगर आप जानते हैं तो बड़े आसानी से पशुपालन वाले पोर्शन पर आप लोग आंसर दे लेंगे। चलिए भाई, इतना ही पढ़ना है, बाकी किताबों में बहुत कुछ है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना चीज़ जानिए, आसानी से सारे सवाल इतने के अंदर ही आ जाएंगे। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। शिल्प एवं उद्योग धंधे, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर पूछा जाए शिल्प छोटे मोटे जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे उस समय हैं, वो कौन कौन उद्योग हैं जो उस समय प्रचलित थे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले कपड़ा उद्योग, फिर हम लोग पढ़ेंगे मृदभांड उद्योग, फिर हम लोग पढ़ेंगे मनका उद्योग, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीप उद्योग। ये कुछ उद्योग धंधे हैं, कपड़ा उद्योग, मृदभांड उद्योग, मनका उद्योग, सीप उद्योग, ये कुछ उद्योग धंधे हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और सबसे सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कपड़ा उद्योग। तो समझें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रमुख उद्योग पूछा जाए, देखिए प्रमुख उद्योग पूछा जाए तो सबसे प्रमुख उद्योग कौन है भाई? कपड़ा उद्योग। और इस समय कपड़े 2 तरह के थे, उन्हें चर्चा उस समय पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोग वस्त्र उद्योग वहाँ पढ़ रहे थे। तो सूती और ऊनी, और सूती वस्त्र उद्योग उस समय का सबसे फेमस उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़े 2 तरह के थे, हम लोग यही पढ़ चुके हैं, सादे एवं कढ़ाईदार। मोहनजोदड़ो से एक ध्यान मग्न योगी के साक्ष्य प्राप्त हुए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उस योगी ने एक 3 पतिया जो है साल ओढ़े हुए कढ़ाईदार साक्ष्य हैं। सफ़ेद वस्त्र फेमस है। तो पूछ सकते सूती यानी कपास के बारे में जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी, और यूनानियों ने बताया है कि सबसे पहले कपास जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों थी। इसीलिए कपास को वो लोग सिंडन भी कहते हैं, कपास को लोग सिंडन भी कहते हैं। और हम लोग अभी फसल जब पढ़ रहे थे हमने वहाँ भी कपास देखा था। इस तरह से अगर देखा जाए एक लाइन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग। कपड़ा किस तरह से? सूती कपास कपड़ा, इसका वाला कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके बारे में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे कपास की खेती के। मोहनजोदड़ो में भी था, लोथल में भी था, इन सब क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती थी। आइए अगले पोर्शन में आते हैं, मृदभांड उद्योग। तो मृदभांड उद्योग में अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं, मृदभांड मतलब बर्तन। देखिए तो मृदभांड उद्योग में हम लोग देखें तो बर्तन उस समय जो थे ये 2 तरह के बर्तन थे, मिट्टी एवं धातु के बर्तन। इसका मतलब बर्तन जो थे वो 2 तरह के बर्तन बन रहे थे। मिट्टी के बर्तन भी बन रहे थे, धातु में तांबा के बर्तन भी बन रहे थे। तो मिट्टी और धातु दोनों के बर्तन बन रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो मृदभांड उद्योग में मिट्टी और धातु के बर्तन बन रहे हैं। अब ये जो बर्तन हैं देख लेते हैं, इनमें 2 विशेषताएं हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात, ये जो बर्तन हैं वो चाक एवं हाथ निर्मित हैं। मतलब कुछ बर्तन हैं जो कि चाक से भी बन रहे हैं। ये चाक की खोज हमको नवपाषाण काल में भी हो गई, तो वहीं से ही बन रहे, और हाथ से भी बर्तन बन रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बर्तन हैं, बर्तन में ये जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें लाल रंग का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में आईएएस में कहीं पूछ सकता है, पूछा जा सकता है कि किस
कलर का प्रयोग हो रहा था भाई? तो लाल कलर का प्रयोग हो रहा था। तो बर्तन में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, और इसके साथ साथ लाल रंग के बर्तन में काले रंग की पुष्प के आकार के पुष्पाकार आकृति ज्यामितीय बनाते थे, ज्यामितीय संरचनाएं बनाई जाती थी। तो मुख्यतः बर्तन में जो रंग का प्रयोग होता था, कैसे रंग का प्रयोग होता था भाई? लाल रंग का। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन बनते उसमें किस रंग का प्रयोग होता था भाई? तो लाल रंग का। और काले रंग की पुष्पाकार ज्यामिति, पुष्प के आकार की ज्यामितीय संरचनाएं हैं, फूल है, पत्तियां हैं, ये सब बनाई जाती थी। लेकिन मुख्यतः कौन सा रंग था भाई उसका? लाल रंग। तो मृदभांड उद्योग में हो जाएगा। आइए बातें हैं मनका, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे लाइनें हैं, इनको एक बार देखते चले जाइएगा। इन सब से सवाल पूछा जाता है, बहुत आसानी से इनका जवाब आप लोग दे लेंगे। अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो कभी गलत ही नहीं होगा, बस केवल एक बार ये पढ़ना है ताकि आपके दिमाग से सब गुजर जाए। तो मनका बनाने में, तो देखिए मनका, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मनके आखिर बने किसके रहते थे। देखिए जो मनके थे ये मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, चांदी, सोना, यानी कि जो मनके थे, मनके ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वहाँ पर। वस्त्र उद्योग के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर मनके बनाने के कारखाने थे। ये जो मनके बनाने के कारखाने थे, मिट्टी, गरीब लोग मिट्टी के मनके बनते थे। जो व्यक्ति धनी होते थे वो चांदी और सोने के करते थे। मध्यम वर्ग वाले फिरोजा, गोमेद और लाल पत्थर के मनके पहनते थे, तो मूंगे के रूप में। तो इस तरह अगर हम लोग देखा जाए तो मनका, इनसे मनका बना होता था, मनका उद्योग। मनका उद्योग की साक्ष्य हमको अच्छी तरह से मालूम है। लोथल, बाकायदे लोथल और चन्हू दड़ों में, देखो लोथल और चन्हू दड़ों में मनके बनाने के कारखाने भी थे। मनके बनाने, पूछ सकता है कि मनके बनाने के कारखाने, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर थे? तो लोथल और चन्हू दड़ों में। मनके किसके बने होते थे? मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, चांदी और सोना, इन सब से मनके बनाए होते थे। मनका उद्योग के बारे में जानना है। एक महत्वपूर्ण उद्योग था उस समय, अगर पूछे तो हाँ मनका उद्योग था, और उसमें इस तरह की विशेषताएं थी। सीप उद्योग, समुद्र में जानते, समुद्र से सीप प्राप्त की जाती हैं, तो समुद्री क्षेत्र में होगा, आप जान ही रहे हैं। तो सीप उद्योग था, ये दो जगह से था, एक लोथल से और एक बालाकोट से। तो पूछ सकता है कि सीप उद्योग के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और बालाकोट। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें शिल्प एवं उद्योग धंधे वाले क्षेत्र में आखिर कौन कौन से उद्योग धंधे और शिल्प उद्योग धंधे उसमें प्रचलित थे, तो वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग, मनका बनाने के कारखाने और सीप उद्योग, ये सारे उद्योग थे जो कि उस समय प्रचलित थे। इन सबको एक बार पढ़िएगा, बहुत आसान सवाल होगा, सारे सही हो जाएंगे। इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस एक बार पढ़ना, लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं आलस में, समझ में ना आने पे, बहुत बोरिंग है, कई दृष्टिकोण से इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं, इसके सही सवालों का जवाब देना, एक बार पढ़ेंगे सब सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई उस समय आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन का जो अगला हिस्सा है वो व्यापार वाणिज्य। देखिए तो व्यापार वाणिज्य में, तो व्यापार वाणिज्य में हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्यापार की दशा एवं दिशा। दूसरा आयातित वस्तुएं। तीसरा निर्यातित वस्तुएं। थर्ड परिवहन के व्यापार के क्रय विक्रय के माध्यम। और लास्ट जो है परिवहन के साधन।
वो सारे बिंदु हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। व्यापार की दशा और दिशा। दशा में ये समझना है कि जो सिंधु घाटी सप्ताह का व्यापार था वो हमारे लिए सरप्लस था, धनात्मक था। मतलब ये था कि सिंधु घाटी सप्ताह में जो व्यापार संतुलन था वो हमारे पक्ष में था। व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है, यानी धनात्मक व्यापार था। इसका मतलब सिंधु घाटी सप्ताह की अर्थव्यवस्था का एक आधार क्या था? व्यापार वाणिज्य। हमें यह समझना है। दिशा और दशा में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर व्यापार दो तरह का था। एक आंतरिक व्यापार, इसको अंतर्राज्यीय व्यापार भी कहेंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके मतलब सिंधु घाटी सप्ताह का जो व्यापार था एक अंदर देश के अंदर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के बाहर व्यापार था। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है, देखिए भाई, तो हम देखते हैं कि हमारे जो व्यापार थे वो सुमेरियन, इसको नोट करिएगा, या मेसोपोटामिया से थे, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता यहाँ से हमारे व्यापार थे। हमारा जो व्यापारिक संबंध था वो मिस्र से था, यानी मिस्र की सभ्यता से था। हमारा व्यापारिक संबंध फारस की खाड़ी से था, फारस की खाड़ी में स्थित देशों से था। हमारा व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, एवं ईरान वाले क्षेत्र से था। तो अगर हम लोग देखें तो उस समय का जो व्यापार था वो सुमेरियन सभ्यता से था, इनसे भी था, ये भी था और ये भी था। ये हमको जान, ये सब हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। इन देशों या इन क्षेत्रों से हमारा व्यापार था। आंतरिक व्यापार में अगर हम लोग देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कश्मीर, कोलार यानी मैसूर का जो इलाका है, काठियावाड़, बलूचिस्तान, इन सब क्षेत्रों से भी व्यापार था, यानी आंतरिक व्यापार। आपस में क्षेत्रों से, उसका रीजन ये था कोई भी एक क्षेत्र किसी विशेष वस्तु के लिए फेमस था, उसे उत्पादन के लिए वहाँ पर अनुकूल दशाएं थे, तो उनका सरप्लस प्रोडक्शन वहाँ होता था। कहीं बाहर जाके निर्यात होता था, जहाँ उनकी डिमांड होती थी, बाहर की वस्तुएं यहाँ आती थी। तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों है। इसको हम देखेंगे जब हम आयातित और निर्यातित वस्तुएं देखेंगे, अंदर और बाहर दोनों, तब हमको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे थे, हम कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। कोई उदाहरण है, जैसे जैसे सुमेरियन है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर हड़प्पा कालीन मोहरे मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता, यानी हमारे देश की मोहरे, हमारे हड़प्पा सभ्यता की मोहरे वो मेसोपोटामिया में मिल रही हैं। जैसे मेसोपोटामिया में कुछ शहर देखिए, उर, किस, लगस, टिप्पर, टेल अस्सर, निप्पुर और हमा, ये कुछ ऐसे शहर हैं, देख लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता, ये मेसोपोटामिया सभ्यता में अलग अलग जगह पर थे। उर, किस, लगस, टिप्पर, टेल अस्सर, निप्पुर और हमा, इन स्थानों पर, इन जगहों पर हड़प्पा कालीन जो है मोहरे प्राप्त हुई हैं। भारत की जो वर्गाकार मोहरे भी, हम लोग जब मोहर वाला पक्ष पढ़ेंगे, जब हम व्यापार के क्रय विक्रय के माध्यम में देखेंगे तो मोहरे और लिपियाँ पढ़ेंगे, तो हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय जो मोहरे हैं, वर्गाकार या आयताकार जो मोहरे हैं, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारिक संबंध रहे होंगे, हम यहाँ से मोहरों को लेके गए, वहाँ पे दिया और वहाँ से वस्तुओं को लेके आए। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरे फेमस थे, तो भारत के मोहनजोदड़ो में बड़ी बेलनाकार मोहर, लोथल में छोटी बेलनाकार मोहर मिली है। इन दोनों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ की मोहरे वहाँ, यहाँ की मोहरे यहाँ, इसका मतलब दोनों के बीच में एक विकसित व्यापारिक लेन देन था।
और इस व्यापारिक लेन देन की वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वस्तुएं यहाँ और वहाँ दोनों जगह मिली हैं। इसीलिए कुछ व्यापार लोगों ने इन सुमेरियन और मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों को ही हड़प्पा सभ्यता का जनक कहा था। हमने उसको टोका था और वहाँ कहा था उस वीडियो में कि देखिए दोनों बीच में एक विकसित व्यापारिक संबंध थे। जो भी एक दूसरे की इन लोगों ने सीखा एक दूसरे से, वो व्यापारिक संबंध की वजह से सीखा। यहाँ के लोग वहाँ आए, वहाँ के लोग यहाँ आए, केवल वस्तुओं ही नहीं जबकि विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, यहाँ के सांस्कृतिक तत्वों का भी आदान प्रदान हुआ। वहाँ के घर बनाने के जो साधन थे वो यहाँ उपयोग हुए, यहाँ के साधन वहाँ पर उपयोग हुए, यहाँ के विचार वहाँ लगे और इससे एक दूसरे में सामंजस्य मिला, एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। परंतु ये कह दें कि हड़प्पा सभ्यता के जनक इनको स्वीकार करे तो एकदम गलत था, ना वहीं पे काटा था। इसी तरह मिस्र में देख लो, मिस्र से यहाँ पर वस्तुएं कम मिली हैं। मिस्र में यहाँ से केवल मम्मी का मॉडल मिला हुआ है। मम्मी का मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ है। मम्मी, इसका मतलब मम्मी मिस्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा माना गया कि मिस्र के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, पर मेसोपोटामिया सुमेरियन की तुलना में बहुत कम था। फारस की खाड़ी में अगर हम लोग देखेंगे तो दो स्थान हैं, एक है फैलका, दूसरा है बहरीन। अभी बहरीन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये बहरीन के बारे में समझने के लिए पहले देखते हैं सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता में एक बहुत बड़ा वंश था, सारगोन वंश। तो सुमेरियन या मेसोपोटामिया में एक बहुत बड़ा वंश था, सारगोन वंश, और वहाँ के राजा का नाम था अक्काड। तो अक्काड वहाँ का एक राजा था। सुनिए, तो अक्काड जो राजा है वो सारगोन वंश का था और उस अक्काड राजा के समय का एक अभिलेख वहाँ प्राप्त हुआ है। उसी को ही सारगोन का अभिलेख कहा जाता है या उसको अक्काड का अभिलेख कहा जाता है। तो उस अभिलेख में 3 जगह का वर्णन है। अगर हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें, देखिए तो अगर हम लोग देखें देखिए, ये है फारस की खाड़ी और इस फारस खाड़ी में ये है इराक का क्षेत्र जहाँ की मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और ये भारत का है लोथल वाला इलाका। तो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक सारगोन का अभिलेख है जो 2350 ईसा पूर्व का है। यहाँ का जो सारगोन का अभिलेख है, सारगोन का अभिलेख ये पूछ सकता है, वो 2350 ईसा पूर्व का है। इस सारगोन के अभिलेख में 3 नाम मिलते हैं। देखिएगा, इस सारगोन के अभिलेख में 3 नाम मिलेंगे। वो 3 नाम ये हैं, वो 3 नाम ये हैं भाई। एक मेलुहा, मगन और दिलमुन। तो देखिए है क्या, ये जो सारगोन शासक है मेसोपोटामिया का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे फारस की खाड़ी में जो बंदरगाह है वहाँ पर 3 जगह के जहाज आते हैं और लंगर गाड़ते हैं। तो लंगर गाड़ने मतलब ये हो कि 3 देशों के जहाज वहाँ आएंगे और लंगर गाड़ के अपनी वस्तुएं वहाँ उतारेंगे, वहाँ की वस्तुएं वहाँ से लेकर जाएंगे। मतलब 3 जगह से इनके संबंध हैं, वो व्यापारिक संबंध हैं। तो 3 जगह में मेलुहा, मगन और दिलमुन। तो ये जो दिलमुन है देखिएगा, ये फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है, उसका नाम है बहरीन। ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में यह एक विश्राम स्थल था, मध्यस्थ केंद्र था। वहाँ तक वस्तुएं लाते थे, यहाँ तक लाते थे, आपस में आदान प्रदान करते थे, फिर ये इधर बढ़ते थे, उधर बढ़ते थे। फिलहाल दिलमुन का संबंध यहाँ पर बहरीन से है और ये मगन जो है देखिएगा, मगन का संबंध मकरान तट से है। आज मकरान तट पाकिस्तान में है और ये वाला इलाका इसको बलूचिस्तान भी कहते हैं।
या मकरान का तट या बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ से इसका संबंध है। इसको थोड़ा देखते बड़ा करके देखते रहिए। और ये जो मेलुहा है, इस मेलुहा का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेसोपोटामिया के सारगोन के शासक ने खुद अपने अभिलेख में स्वीकार किया है, अक्काद वंश के राजा इसने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है कि 3 जगह के जहाज आकर हमारे यहाँ लंगर लगाते थे। इसका मतलब यहाँ के जहाज यहाँ आते थे। इसका मतलब भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। जहाँ पर बहरीन के बारे में कहा गया है, इसको 3 उपनाम है। देखिए कभी पूछ सकता है। बहरीन को सूर्योदय का देश कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। ऐसा था कि यहाँ से जब आता था तो वहाँ सूर्योदय हो जाया करता था, सूर्योदय का देश कहा जाता था। बहरीन को साफ सुथरा नगरों का देश कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो नगर थे बहुत साफ सुथरे थे और बहरीन में हाथी पाए जाते थे, इसीलिए इसको हाथियों का देश भी कहा गया है। तो कभी आज के बाद पूछे सूर्योदय का देश या साफ सुथरे नगरों का देश या हाथियों का देश की संज्ञा किसे दी गई है, तो बहरीन से। तो बहरीन यहाँ पर देखेंगे तो बहरीन भी का व्यापारिक संबंध यहाँ पर मिलेगा। आगे चल के देखेंगे ईरान से हम लोग सीसा है, चांदी है, फिरोजा है, सब ईरान से मंगाते हैं। अफ़गानिस्तान के बदख्शा से हम लाजवर्द मणि मंगाते हैं। इन सब से हमको यहाँ भारत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग व्यापार की दशा और दिशा वाला पोर्शन देखें तो सबसे पहली बात यह है कि भारत का आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों सुदृढ़ अवस्था में था, विकसित अवस्था में थे, आपस में सामंजस्य बना हुआ था। देश के अंदर की वस्तुएं आपस में आदान प्रदान होती थी, यहाँ तक कि यहाँ की वस्तुएं विदेशों में, विदेशों की वस्तुएं बाहर में, एक दूसरे के यहाँ वस्तुएं, मोहरें, यहाँ तक कि अभिलेखीय साक्ष्य, इन सब से जानकारी मिलती है कि इन सब का आपस में व्यापारिक संबंध था। तो हमारा जो पहला पोर्शन है व्यापार की दशा और दिशा, किन किन दिशा मतलब कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, ये सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि तो बड़े टॉपिक हैं ये, और थोड़ा इस ढंग से पढ़े रहेंगे तो कभी भी इससे सवाल गलत नहीं होंगे आपके, और सीधा सवाल पूछा जाता है, बहुत आसान सवाल रहता है। इसको जब हम लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से जवाब दे लेंगे। अगला देखिए वस्तुएं हैं, आयातित वस्तुएं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, आयातित वस्तुएं, ये पूछा जा सकता है पीसीएस में। आयातित वस्तुएं और स्थान या क्षेत्र कहाँ से आती थी, तो इसको लिख लीजिए भाई, इसको नोट करना है। तो आयातित वस्तुएं में देखते हैं सबसे पहले भाई बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य यानी हड़प्पा सभ्यता में ये सब वस्तुएं कहाँ से आती थी, तो जो बहुमूल्य पत्थर हैं ये कश्मीर और काठियावाड़, इन क्षेत्रों से बहुमूल्य पत्थर आते थे। अर्धकीमती पत्थर पूछे, अर्धकीमती पत्थर तो ये बलूचिस्तान के एरिया से आता था। ये सब आंतरिक व्यापार है। देखिए देश के अंदर कहाँ कहाँ व्यापार होता था। सोना कहाँ से आता था, तो सोना कोलार क्षेत्र से, मैसूर से आता था। कोलार की खान थे मैसूर में, वहाँ से सोना आता था। उसी तरह देख लीजिए भाई, सोना हो गया जो कि कहाँ से आता था भाई, सोना। तांबा, तांबा 2 जगह से आता था, खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान प्लस मद्रास से भी तांबा आता था। तो तांबा हमको खेतड़ी और मद्रास 2 जगह से मिला है। बस उसको नोट करना है कौन कौन वस्तु, ये सब आंतरिक व्यापार का साक्ष्य है। अब देश के अंदर आंतरिक व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के अंदर आपस में कहाँ से क्या क्या आता था। अगर हम लोग और देखें, लाजवर्द मणि, तो ये बदख्शा एक क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ये पीछे डायरेक्ट पूछेगा। बदख्शा क्षेत्र अफगानिस्तान में है, इसको नोट करिए। अफगानिस्तान में बदख्शा क्षेत्र है, वहाँ से लाजवर्द मणि आता था। अगर हम लोग चांदी, फिरोजा,
शीशा, 3 चीज़ देखें तो ये ईरान एवं अफ़गानिस्तान से आता था। तो ये कुछ वस्तुएं हैं, देखिए, तो ये बाह्य व्यापार का कारण थे, बाह्य व्यापार। तो कभी पूछा जाए कि कौन कौन वस्तुओं का आयात कहाँ कहाँ से होता था, तो ये वस्तुएं यहाँ से, अगर ये आप 5-6 वस्तुएं जानते हैं तो बड़े आसानी से आप इन सब सवालों का जवाब दे लेंगे, कौन वस्तुएं कहाँ से आती थी। तो इधर वस्तुएं लिख देगा, इधर स्थान लिख देगा, कहेगा कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, अथवा इनको सुमेलित करिए, तो आसानी से हम आयातित वस्तुओं के बारे में बता देंगे। निर्यातित वस्तुएं हम देख लेते हैं। ये भारत हड़प्पा सभ्यता के लोग इन वस्तुओं का इन क्षेत्रों से आयात करते थे। चलिए भाई, अगर हम लोग निर्यात में देखें, निर्यातित वस्तुएं, बड़ा सिंपल सा है। वस्तुएं तो बहुत सीप के बने सामान, जो सीप के बने सामान हैं उनका निर्यात करते थे। सीप उद्योग, हाथी दांत का पैमाना, ये हाथी दांत के पैमाने बनाकर इनका उपयोग किया जाता था, निर्यात किया जाता था। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ, हमने बताया भी था आपको। वस्त्र, सूती वस्त्र, इन सब का भी निर्यात करते थे। तो ये सीप के बने पदार्थ, हाथी दांत पैमाने हैं। इसके अलावा मनके, ये जो मनके बनाते थे ये, तो मनकों, इन सब का निर्यात होता था। तो निर्यातित वस्तुओं में सीप के बने सामान, हाथी दांत के पैमाने, वस्त्र और अब मनके, इन सब का ये लोग निर्यात करते थे। तो ये रहेगा निर्यातित वस्तुओं में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस केवल पढ़ना है। आइए अब 3 चीज़ देखते हैं हम लोग इसमें, और है ये जो कि माध्यम थे, मतलब एक तो पैमाना, तीसरा लिपि। फिर लिखना पढ़ना होता था तो किस लिपि में लिखते थे? व्यापारिक लिखना पढ़ना व्यापार का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस पर चीज़ों को हम लोग रखते थे, कितना सामान गया, कितना आया, कैसे। तो एक भाषा, एक लिपि की ज़रूरत थी। संदर्भ लिपि के बारे में देखते हैं। तो पैमाना में देखते हैं, तो पैमाना में हाथी दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना जो लोथल से प्राप्त हुआ है, ये है प्राप्त हुआ है। और यह 16 के गुणज में था, यानी जो आज पैमाना होता है वो 16 के गुणज में था। पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पैमाना यूज हुआ है वो किसके गुणज में था भाई? तो 16 के गुणज में पैमाना यूज हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछ सकते हैं। जो मानक था वो 16 के गुणा में था, 16, 32, ठीक है, आप 48 और 64 इस तरह था। ये तो 16 के गुणज में था, तो इसके मल्टीपल में था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मोहर में आते हैं। तो पैमाना किसके होता था? प्राय हाथी के दांत का। और गुणज क्या था, किसके गुणज में था? तो भाई आपका 16 के गुणज में था। आइए मोहर में देखते हैं। तो मोहर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें कई सवाल जो आपके आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुल 2500 मोहरें देखिए प्राप्त हुई। तो पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता में कुल कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? 2500। और 2500 मोहरें अगर हम लोग देखें तो 1200 मोहर तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं? आंसर क्या हो जाएगा भाई? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में से कुल 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो आज के पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो मोहरें हैं, सुन लीजिए, ये वर्गाकार हैं। कैसी मोहरें हैं भाई? वर्गाकार। और इन मोहरों में लिपि और पशु दोनों हैं। कुछ ना कुछ लिखा भी है और पशु भी बने हैं।
कुछ में तो केवल पशु बना है, कुछ लिखा भी नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे, वो भी आगे आके देखें। इसको यहाँ हटा देते हैं, अभी दूसरा देखते हैं। इसी में सर्वाधिक अभिलेखी मोहर, मतलब ऐसी मोहरें जिस पर लिपि से कुछ ना कुछ लिखा हो, मोहरों के एक तरफ कुछ ना कुछ लिखा रहता था। जो भी मोहरें होती थी, सुन लीजिएगा, इसमें या तो जो भी मोहरें उस समय की थी, अभी हम लोग देखेंगे आगे आके। तो पहली बात समझते हैं कि जो मोहरें थी आपका किससे बनी थी, किससे बनी थी। दूसरा, इन मोहरों का आकार कैसा था। ये दो चीज़ें हैं, देखते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या हैं इन मोहरों की। मोहर पे कभी सवाल आते तो डिटेल में लिख सकते हैं मोहर के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अकेले 1200 मोहरें कहाँ प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। कभी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, मतलब जिनमें कुछ ना कुछ लिखा जरूर हो, तो उसका आंसर रहेगा हड़प्पा। देखिएगा, उसका आंसर रहेगा हड़प्पा। हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब सवाल है जो मोहरें थीं वो किससे बनी थीं। तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मुख्यतः सेल खड़ी से बनी थी। देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सेल खड़ी से निर्मित। तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं वो किससे बनी हुई थी, तो सेल खड़ी की, सेल आपका खड़ी की मूर्ति हैं, सेल खड़ी से बनी हुई थी। परंतु इसके अलावा मिट्टी, खासकर कांचली मिट्टी, कांचली मिट्टी, गोमिद, फिरोजा, चर्ट और फ्लिंट, इन पत्थरों से भी वहाँ पर उस समय पर मोहरें निर्मित हैं। परंतु मुख्यतः किससे बनी हुई थी भाई, तो सेल खड़ी। और पीसीएस में यही सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा, ये देखिए कुछ सवाल एकदम हैं जो निश्चित आने हैं। सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो। अभिलेखी युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वो किससे बनी हुई थी भाई, सेल खड़ी। आकार कैसा था, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो वर्गाकार थी, आयताकार थी, और यहाँ पर बेलनाकार भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार भी हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक संख्या में पूछे जो मोहरें हैं किस आकार की हैं, तो वर्गाकार। तो सर्वाधिक संख्या में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक संख्या में किस आकार की हैं भाई, तो वर्गाकार। किस पत्थर की मुख्यतः बनी है, किससे बनी है, तो सेल खड़ी से। किस आकार में बनी है, तो वर्गाकार। और विशेषताएं क्या है, सभ्यता की कोई भी मोहर होती थी उसमें लिपि से कुछ ना कुछ लिखा रहता था। किसी पशु की आकृति थी, किसी पक्षी की आकृति थी, किसी पेड़ पौधे की आकृति थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सादी बहुत कम रहती थी। कुछ मोहरें हैं जो सादी थी, जो आयताकार मोहरें हैं, सुन लीजिए, ये प्रायः सादी रहा करती थी। लेकिन जो वर्गाकार मोहरें थीं वो लिपि की, उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता था, उसके साथ साथ पशु बना रहता था। जबकि आयताकार में केवल लिखा रहता था, जबकि पशु बना नहीं रहता, ये अंतर था। वर्गाकार मोहरों में लिपि के साथ साथ कोई न कोई पशु का अंकन था, जबकि आयताकार मोहरों में केवल लिपि से कुछ लिखा था, पशु का अंकन नहीं था। इस तरह पूछा जाए तो ये मोहरों का एक टॉपिक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। इसको बड़े आसानी से बताइएगा, सिंपल सा सवाल है। सर्वाधिक संख्या में कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो। अभिलेखी युक्त मोहरें कहाँ से मिली, हड़प्पा। किस धातु किससे बनी होती थी, तो सेल खड़ी। कौन सा आकार सबसे अधिक संख्या में था, तो वर्गाकार। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में क्या था, तो लिपियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलती है। इन्हीं देखिए पशु में से गाय का अंकन नहीं है मोहरों में, इन्हीं पशु में से घोड़ा का अंकन नहीं है, सिंह का अंकन नहीं है, और इन्हीं पशु में से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है
ऊँट का अंकन नहीं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब इनके किसी के अंकन प्राप्त यहाँ पर नहीं हुए। अगला देखिए पोर्शन देखते हैं हम लोग, लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो लिखने की जो बनावट होती है, जो माध्यम होता है, उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो इस तरह से उस समय की जो लिपि है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि लिपि का पढ़ा ना जाना। तो लिपि को हम लोग अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, पढ़ा ना जाना। हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि कभी नहीं पढ़ पाए हैं। क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसके बारे में क्या उसके अंदर है, क्या लिखा गया, क्या कहानी लिखी गई है, उनका दर्शन कैसा था, ये उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। परंतु लिपि को जब हम देखते हैं तो उससे कुछ जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देखिएगा, सर्वप्रथम जानकारी इनके लिपि के बारे में 1853 में हुई थी। वही जो चार्ल्स मैसन को पहली बार लिपि के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद लिपि के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी सिवाय पढ़ने के कि लिपि में कितने तरह के अक्षर हैं, कैसे कैसे क्या क्या हैं, संपूर्ण जानकारी 1923 तक हो गई थी, जब पहली बार दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो इस तरह अगर देखा जाए, पूछे हड़प्पा सभ्यता की लिपि की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त होती है? 1853 में। संपूर्ण जानकारी कब तक प्राप्त हो गई? 1923 तक। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इसके बारे में 2-3 सवाल हैं जो सीधा बनते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसमें जो मूल चिन्ह हैं वो कुल 64 हैं। मूलतः 64 चिन्ह हैं कि उन्हीं चिन्हों में परिवर्तन कर करके कुल और अक्षर बने हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल मूल चिन्ह पूछे तो कुल कितने हैं? आपका 64। हड़प्पा सभ्यता जो चित्राक्षर है, मतलब अक्षरों के साथ साथ चित्र भी बने हुए हैं, इसमें कुल 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। कहीं कहीं पर 400 से 500 मिलता है, बहुत जगह पर अलग अलग, परेशान मत होइए। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने लगभग अक्षर बने हुए हैं? तो कहिए 250 से लेकर 400 अक्षर हैं यहाँ पर। ये अक्षर में अगर हम लोग देखें तो मैंने कहा इसमें अंग्रेजी के यू आकार, देखो ये यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग, यानी किस अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग है? का प्रयोग सर्वाधिक, यानी हड़प्पा सभ्यता के लिपि में किस अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग है? तो भाई यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग है। तो पूछ सकता है किस अक्षर का? चित्राक्षर में चित्र भी है और अक्षर में भी। तो अक्षर पहले देखते हैं, किस अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग है? तो यू आकार के अक्षर का ज़्यादा प्रयोग है। और मछली का चित्र ध्यान दीजिए, तो मछली जिस तरह होती है तो मछली का चित्र सर्वाधिक बार उपयोग हुआ है। मछली का चित्र सर्वाधिक बार प्रयोग। तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका चित्र सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है लिपि में? तो मछली का। कौन सा अक्षर सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ? तो यू अक्षर। कुल कितने अक्षर लगभग हैं? तो 250 से लेकर 400। मूल चिन्ह कुल कितने हैं? 64। अब हड़प्पा सभ्यता की अगर लिपि के बारे में देखा जाए तो लिपि की, इस लिपि को लिखने का तरीका सुनिए। तो इसको जो है बाउस्ट्रोफिंडम या कहीं कहीं पर ब्रुस्टोफेदन या कहीं कहीं पर गोमूत्रिका, कुछ भी लिखा जाए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? कि चित्राक्षर, इसको पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। पिक्टोग्राफ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? कीलाक्षर है कि चित्राक्षर है? कील बने हैं, तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाक्षर है, उसमें चित्र नहीं बने, इसलिए वो कीलाक्षर लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर है, पिक्टोग्राफ है। तो पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे है? कीलाक्षर है कि चित्राक्षर है? तो चित्राक्षर पिक्टोग्राफ है। और इस लिपि को लिखने की बनावट को बाउस्ट्रोफिंडम या ब्रुस्टोफेदन या गोमूत्रिका कहते हैं। ये है कैसे? जैसे हम देवनागरी लिपि लिखते हैं, देख लीजिए पहले। तो पहले बाएं से दाएं
और फिर बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं। लेकिन यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग यानी कि हम लोग अगर देवनागरी लिपि देखें तो हम लोग बाएं से ऐसे लिखते हैं, दाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे लिपि को लिखते हैं। बाएं से दाएं चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश जो लिखे। लेकिन इस समय जो बुस्टोफेदन या गोमूत्रिका है इस लिपि को में इसमें देखते हैं लिखने का जो ढंग है वो उल्टा है। इसमें ऐसे है, दाएं से शुरुआत करेंगे, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं और फिर ऐसे। तो इस तरह देखा जाए तो ये दायां और ये बायां, फिर दायां फिर बायां, दायां और बायां, दाएं से दाएं से बाएं, इस तरह की लिपि लिखी गई है। इसी लिपि को एक गो के मुंह से कोई गाय चल इसको मूत्र की तरह निकलता है तो गोमूत्रिका कहा गया है। इसीलिए इसको गोमूत्रिका या बुस्टोफिंडम या बुस्टोफेदन कहा जाता है। तो आज के बाद हड़प्पा लिपि में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े आसानी से उसका जवाब दे देंगे। हड़प्पा लिपि पढ़ाई गई है कि नहीं, तो नहीं, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम जानकारी कब हुई? 1853। संपूर्ण जानकारी लगभग कब तक हो गई? 1923। कितने मूल चिन्ह हैं? 64। कुल कितने अक्षर हैं? तो 250 से लेकर 400। कैसे लिपि है? चित्राक्षर है। किसका चित्र अधिक है? मछली का चित्र। किस अक्षर का है? तो अंग्रेजी के यू आकार का अक्षर। लिपि है कैसी? बुस्टोफेदन, गोमूत्रिका या बुस्टोफेदन। दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? तो दाएं से बाएं। इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में भी अगर सवाल पूछा जाए तो बड़े आसानी से उसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए भाई, अभी एक टॉपिक इसमें और है आर्थिक पक्ष वाले में, और उस टॉपिक को कहा जाएगा, देखते हैं भाई, परिवहन के साधन है। बहुत आसान है, परिवहन के साधन। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार था उसके लिए जल मार्ग था और स्थल मार्ग भी था, दोनों मार्ग प्रचलित थे। जल मार्ग के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहुत सारे बंदरगाही नगर मिले हैं, लोथल व साबरमती, लोथल जो है वो मुख्यतः तो भोगवा वरना भोगवा व साबरमती के संगम पर प्राप्त हुआ है। लोथल एक बंदरगाह है, तो गोदीवाड़ा, इससे समझ में आता था कि जल मार्ग का प्रयोग होता था। इन सब के अलावा देखिए मेघम, ये नर्मदा नदी के तट पर, किम, भगता राव किम नदी के तट पर भगता राव प्राप्त हुआ है। प्रभास पाटन, ये हिरण्य नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। तो ये सारे जो हैं ये बंदरगाही नगर हैं, किसी नदी के तट पर हैं, वहाँ से जलमार्ग पर स्थित थे। इसके अलावा आप जानते हैं बालाकोट मकरान तट पर, सुतकागिंडोर मकरान तट पर, ये दास नदी के तट पर, बहुत सारे तट हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुद नदियों के तट पर थी। ये सारे जलमार्ग पर स्थित पाए गए हैं। लोथल से तो बहुत बड़ा गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। ये सब जलमार्ग के बारे में बताते हैं। सारे स्थल जो जलमार्गों पर स्थित थे, बहुत सारे और स्थल भी हैं। और उदाहरण के लिए देखिए क्या है, लोथल से मिट्टी की नाव के अंकन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में जो नाव बनती थी वो नाव के अंकन प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं यहाँ पर। लोथल से भारतीय नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अगर नाव मिल रही हैं इसका मतलब जलमार्ग के बारे में जानकारियाँ मिल रही हैं। तो जलमार्ग के बारे में जानकारियाँ जो है लोथल से मिट्टी की भारतीय नाव और मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव, पतवार वाली नाव मिली हुई हैं। इन सब से हाँ उस समय जलमार्ग के बारे में जानकारी मिलती है। स्थल मार्ग में जान ही रहे हैं, सड़कें थी ही वहाँ पर। और इस स्थल मार्ग में अगर देखें तो इक्का गाड़ी, तांबे की गाड़ी,
तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। इसका मतलब बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, इन सब का प्रयोग जो है स्थल मार्गों में किया जाता था। तो इस तरह देखा जाए तो परिवहन के साधन के रूप में स्थल मार्ग, जल मार्ग दोनों थे, जिस पर जो है बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी और नाव, इन सब का प्रयोग किया जाता था। पशुओं का हम लोग परिवहन के रूप में उपयोग पहले पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक पक्ष। आइए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं तत्काल इस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन, फिर हमारा टॉपिक आज से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। बस छोटा सा टॉपिक इसको देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये ऑप्शनल का टॉपिक है, तो ऑप्शनल में अलग ढंग से पढ़ा जाता है, इस पर बहुत डिटेल में, यहाँ बस केवल शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन, देखिए पहली बात, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन कहते हैं, देखिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है कि सभ्यता जो होती है मूर्त संकल्पना होती है, संस्कृति जो होती है अमूर्त संकल्पना होती है। तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन नहीं हो गया। हड़प्पा सभ्यता की मूर्त संकल्पना जो नगरीकरण था, जो नगरीय विकास के लक्षण थे, जो नगरीकरण के लक्षण थे, उन सब का अंत हो रहा है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरीय तत्वों का पतन हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरी सभ्यता का ही अंत हो गया है, नहीं। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी उसका नगर नियोजन। तो नगर नियोजन में हमने देखा था जो उसकी सारी विशेषताएं थी, तो नगर नियोजन के तत्वों का अंत हो रहा है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती काल में जो नगरीय तत्व हैं उनमें कमी कैसे आ रही, उदाहरण के लिए देखते हैं नगरीय विकास के लक्षण में कैसे पतन हो रहा है, कैसे खात्मा हो रहा है। तो कैसे देखिए, उदाहरण के लिए समझने के लिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जब इसके पहले हम पढ़े थे तो चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का जो राजपथ था वो 10 मीटर चौड़ा था, अन्य सड़कें वो 2.6 मीटर से लेकर 3.7 मीटर थीं, और जो गलियां थी 1.8 मीटर हुआ करती थीं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती काल में चौड़ी सड़कें ख़त्म होने लगीं और चौड़ी सड़कें जो हैं वो तंग गलियों में परिवर्तित हो गई। मतलब अब सड़कें छोड़िए, तंग गलियों में परिवर्तन हो गया। तो ये नगरीय तत्व का पतन होता है, यानी जो उसके बाद के नगर हैं उनमें चौड़ी सड़कें तो छोड़ दीजिए, अब गलियों में परिवर्तन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के समय में जो घर हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा, वो घर नियोजित घर थे, मतलब पूरी तरह से सड़क और गलियों के बीच में घर बने होते थे। और यहाँ पर बेतरतीब घर बनने लगे, बेतरतीब घर। इसका मतलब कोई सड़क के बीच में घर बना दे रहा है, कोई गली के बीच में घर बना दे रहा है, यानी कोई नियोजन नहीं रहा, बेतरतीब व्यवस्था हो गई है। यानी जो नियोजित व्यवस्था थी, उस नियोजित व्यवस्था की जगह पर बेतरतीब व्यवस्था इस समय हो गई है। कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है, जो जहाँ चाह रहा है वहीं घर बना दे रहा है, वहीं गली बना दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में जो आंगन था, पहले प्रत्येक घर में आंगन था, देखिएगा आपको मालूम होगा। अब जो है क्या हो रहा है, आंगन में एक बड़ा आंगन होता था, प्रत्येक घर में बड़ा आंगन होता था उस समय। अब आंगन में दीवारें, पतली दीवारें उठ गई हैं, पतली दीवारें उठ गई हैं, पतली दीवारें। इसका मतलब ये हुआ कि घर का बंटवारा हो गया है, एक आंगन कई दीवारों से बांट दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग एक नियोजित व्यवस्था से हटकर जो वहीं पर आसपास वहीं पर रहने के लिए उन्हीं अनियोजित व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो घर पहले हुए थे वो पक्की ईंटों के बनते थे, अब पुरानी ईंटों का प्रयोग हो रहा है। यानी कि कोई नई संरचना बन रही है, कोई नए घर अगर बन रहे हैं तो पुरानी ईंटों का प्रयोग। अब ये बहुत बड़ी एक गिरावट है।
अगर पुरानी ईंटों का प्रयोग, यानी कि वही जो पहले घर बना था उन्हीं घरों को तोड़कर उनकी जगह पे पुरानी ईंटों का प्रयोग कर देना, मतलब ये नगरीय तत्वों का यानी विकास की प्रक्रिया पे रोकथाम को बताते हैं। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय लक्षण था उनमें गिरावट आने लगी है। तो ये जो सारी विशेषताएं आप देख रहे हैं ये उसके नगरीय तत्वों में ह्रास है, नगरीय तत्वों में कमी है। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें, पहले एक बहावलपुर क्षेत्र है, अभी आप देखेंगे बाद में, इसको चोलिस्तान वर्तमान में कहते हैं। तो बहावलपुर क्षेत्र में जहाँ पहले विकसित, देखिए जब पहले विकसित हड़प्पा था, विकसित हड़प्पा काल में इस क्षेत्र में 174 बस्तियाँ थीं, और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, परवर्ती काल आता है, देखिएगा यहाँ पर, ये जब परवर्ती काल आएगा तो यहाँ पर 50 बस्तियाँ रह गईं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पहले बहुत सारी बस्तियाँ थीं, आज वहाँ पर केवल 50 बस्तियाँ रह गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नगरीकरण के तत्वों में कमी आ रही है। तो ये सारी विशेषताएं जो आप देख रहे हैं, इन सब के अलावा और देखिए, हड़प्पा सभ्यता में इसके पहले जो अधिकतर बस्तियाँ थीं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये जो त्रिकोण था उसके बीच में थी। अब जो बस्तियां हैं देखिएगा वो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश, यानी कि इन क्षेत्रों में बस्तियों का विकास हो रहा है। वो भी ग्रामीण बस्तियां हैं, उतनी विकसित बस्तियां नहीं हैं। इससे क्या होने लगा, हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल था उसकी जगह पर अब इन क्षेत्रों में गंगा नदी घाटी की तरफ विस्तार जा रहा है। अब पता था पहले हड़प्पा सभ्यता का जो लेटेस्ट विस्तार, मैक्सिमम विस्तार था वो हिंडन तक था। इसका मतलब ये उसके नगरीय तत्वों में कमी आ रही है, अब यहाँ की सघनता में कमी आ रही है। इन सब के अलावा जो मेसोपोटामिया के अभिलेख थे, मेसोपोटामिया, मैं देखिए इसको मेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो मैं इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करता हूँ। अभी तक केवल हम डिटेल में आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और ना एक एक बिंदु पे पूरा पूरा लिखने के लिए आता है और हम लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईस्वी के बाद मेलुहा शब्द का प्रयोग ही नहीं हो रहा। देखिए सब ये मैंने भी इससे पहले आपको पढ़ाया था कि मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी। सारगोन के अभिलेख में मेलुहा का बल चढ़ के वर्णन हुआ है। अब 1900 के, जबकि तो 2350 ईसा पूर्व का था, इसका मतलब उस समय विकसित हड़प्पा था। 1900 के बाद उनके अभिलेखों में मेलुहा है ही नहीं। इसका मतलब इन सभ्यता से इनका व्यापारिक संबंध टूट चुका है। व्यापारिक संबंध जाने से जो अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ था, व्यापार वाणिज्य, उसी में गिरावट आ जाती है। तो इस सभ्यता का जो मेन रीढ़ ही कमजोर हो जाएगी तो पूरा सभ्यता पतन की तरफ बढ़ जाती है। तो ये सारे बहुत से उदाहरण हैं जिनको देखते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरण यानी नगरीय स्वरूप में पतन देखते हैं, ना कि पूरे सभ्यता का अंत हुआ है। हड़प्पा सभ्यता अभी भी है पर उसका स्वरूप अब नगरीय से ग्रामीण की तरफ होने लगा है, या जो उसके नगरीय तत्व हैं उनमें कमी आने लगी है। इसी से कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, जो हमने ये अलग अलग बिंदुओं में देखा। जैसे मेसोपोटामिया के लोग 1900 के बाद मेलुहा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे अपने अभिलेखों में। इसका मतलब कि मेसोपोटामिया नामक सभ्यता अब सिंधु घाटी सभ्यता का अब उतना महत्व नहीं रह गया, मतलब ये एक महत्वहीन सभ्यता यानी पतन की तरफ अग्रसर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल जो केंद्र हुआ करता था, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। आज उस क्षेत्रों में बस्तियों का विकास हो ही नहीं रहा है, और बस्तियों का विकास हो रहा है पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जो कि पतन की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि वो विकसित नगरीय व्यवस्था को और विकसित होना चाहिए उस क्षेत्रों में। इन सब के लोग चौड़ी सड़क अब चंद तंग गलियों में बदल जा रही हैं। नियोजित जो इसके पहले घरों की बनावट, हर एक घर से मैंने बताया था आपको, हर एक घर में एक बहुत बड़ा था, घर में कुआं होता था, कुआं में एक स्नानागार था। घर का जो पानी हुआ करता था वो गली से निकल के गलियों में आता था, गलियों का पानी जाया करता था बड़ी सड़कों में। तो पानी की निकासी की एक अद्भुत व्यवस्था उस समय रहा करती थी जो नगर नियोजन में, मतलब घर का पानी बहते हुए आया करता था गलियों में,
गली से पानी जाता था सड़क में एक मोटी चौड़ी नाली रहा करती थी, जिसके ऊपर बीच में सिल या पत्थर से ढकी रहा करती थी, बीच बीच में मेन होल थे जिसे सफाई की जाती थी। वो सारी व्यवस्थाएं, नियोजित व्यवस्थाएं थी, वो बेतरतीब हो गई हैं। अब ना कोई जल निकासी की व्यवस्था है। अब जो घर है वो गली जो कभी बीच सड़क में बना लिया गया, गली बना लिया गया, मुख्य सड़क में बन गया, तो ये सब नियोजित व्यवस्था एक बेतरतीब व्यवस्था में कन्वर्ट हो रही है। प्रत्येक घर में बड़ा आंगन था, आंगन कई पतली दीवारों से बट जा रहा है, इसका मतलब नगरीय तत्वों में कमी। पुरानी ईंटों का प्रयोग हो रहा है, इससे समझ में आता है कि नगरीकरण में अब जो वो विशेषता थी वो नहीं रह गई है। बहावलपुर क्षेत्र में विकसित हड़प्पा के क्षेत्र में 174 स्थल थे, परवर्ती हड़प्पा में 50 स्थल रह जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। इस तरह से इन सब से हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप, नगरीय लक्षणों में गिरावट के तत्व देखते हैं। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। अब किस किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में क्या कहा है, बस हम लोग केवल मत देखेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं ऑप्शनल में बात करूंगा। बहुत चर्चा है, हर एक बिंदु पे हम लोग कम से कम 250 से लेकर 300 शब्दों में चर्चा कर सकते हैं ऑप्शनल में। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल मत देखेंगे, नाम देखेंगे बस, क्योंकि हमारे जीएस के लिए इससे ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसका ऑप्शनल रहेगा हम हर एक पॉइंट पर बात कर सकते हैं। तो आइए इसमें मत में अगर हम लोग देखें तो इधर केवल मत लिखेंगे, इधर विद्वान लिखेंगे, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। तो मत में आर्यों का आक्रमण, हम इस पर बहुत बात करते हैं जब अभी ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो आर्यों के आक्रमण को सिद्ध करेंगे, फिर नहीं सिद्ध करेंगे, अंतर देखेंगे, गैप देखेंगे, बहुत कुछ है, यहाँ सब नहीं पढ़ना। यहाँ ये देखो, आर्यों ने भारत पे आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता का अंत कह दिया, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं, ठीक है, उसमें हैं मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल। इन लोगों ने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इसलिए हो गया क्योंकि अभी ये आर्य जो कि वैदिक सभ्यता के जनक रहेंगे, उन्होंने आक्रमण किया। उदाहरण बहुत देते हैं, बहुत शब्दों का उपयोग करेंगे, वहाँ हरियूपिया शब्द का यूज करेंगे, मोहनजोदड़ो में नरसंहार को लेंगे, बहुत चीज़ों को लेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब आपकी जाने जरूरत नहीं है, बस केवल ऑप्शनल की चीज़ें हैं। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, कुछ लोगों ने कहा बाढ़ से पतन हो गया, सर जॉन मार्शल कहते हैं। जॉन मार्शल ने कहा था मोहनजोदड़ो 7 बार डूबा 7 बार बना। मैके ने कहा, अर्नेस्ट मैके ने यह कहा था कि चन्हूदड़ो बाढ़ से डूब गया था। उसी तरह SR राव, श्री रंगनाथ राव ने कहा था लोथल और रोजदी बाढ़ से डूब गया था। तो सब लोगों ने बाढ़ से कहा कि बाढ़ से सभ्यता का अंत हो गया। मलेरिया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नरकंकालों में मलेरिया के साक्ष्य देखते हैं। तो अमेरिकी KUR कैनेडी ने कहा कि मलेरिया से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये एक स्थानीय कारण, उसका नाम जानना। जलवायु परिवर्तन, तो ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष इन्होंने कहा था कि जलवायु में अकस्मात परिवर्तन हुआ जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। उसी तरह अगर हम लोग और देखें, जनसंख्या वृद्धि, तो TH लैम्ब्रिक महोदय ने कहा कितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई कि नगर उनकी भार को सहन नहीं कर सका और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसी तरह से अदृश्य गाज, मतलब एक बहुत बड़ी बिजली गिरी, उसने हड़प्पा सभ्यता को अंत कर दिया। तो यम दिमित्री देव, ये रूसी व्यक्ति थे, M दिमित्री देव, उन्होंने अदृश्य गाज बताया। उसी तरह से देखिए विवर्तनिक हलचल,
जॉर्ज डेल्स, जॉर्ज डेल्स ने कहा था कि विवर्तनिक हलचल हुई थी, मतलब एक तूफान आया था और उससे जो है आपका इस सभ्यता का अंत हो जाता है। प्रशासनिक शिथिलता, यानी प्रशासनिक लेवल पर लापरवाही की गई थी, ये बात कहेंगे जॉन मार्शल। तो ये सब किताबों में दिया रहता है। नदी मार्ग में परिवर्तन और नदियों का घाटी का सूख जाना, ये सब अमलानंद घोष और अंग्रेज कहेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। अगर देखा जाए तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़, मलेरिया, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, अदृश्य गाज, विवर्तनिक हलचल, प्रशासनिक शिथिलता, नदियों का सूख जाना या नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये बहुत सारे जो है मत हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग, किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे उन किताबों में ये सब जानकारियाँ मिल जाती हैं और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू जो मैंने लिखवा दिया ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई 2-3 मिल जाएंगे तो आप उसका आंसर दे लेंगे। तो इस तरह से भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो हड़प्पा सभ्यता को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से कुल 5 वीडियो में से हमने 5 वीडियो को आप क्रम से देखिएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनको जब आप 2-4 बार देखते हैं तो ये समझेंगे कहाँ कहाँ से कितने आज सवाल बना दे रहा है। अगर उस टॉपिक को आप नेगलेक्ट करें, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पूछना 1 ही 2 सवाल है। हो सकता है आप समाज को, अर्थव्यवस्था को, व्यापार वाणिज्य को इग्नोर करें और वही सवाल आ जाए तो आपकी जो और टॉपिक के पढ़ने का पूरा जो आपने पूरा पढ़ा है उसका वो बराबर आपके लिए शून्य हो जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी करिए, कंप्लीट तैयारी करिए। निसंदेह है टॉपिक बड़ा है, इंटरेस्टिंग भी होगा। अब इसके पढ़ने के बाद 2-4 बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, सवालों को हल करिएगा, आसानी से इसके जवाब दे लेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि फ़िलहाल अभी जो है यूपी पीसीएस 2017 का एग्ज़ाम 24 सितंबर को है। तब तक के लिए मैं भी कोई वीडियो हम लोग अभी नहीं अपलोड करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद होगा। तब तक आप पूरा अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसी को रिवीजन करिए और पढ़ने का जो मैंने ढंग बताया है, जो चीज़ें बताई हैं, उसको आगे जाके अप्लाई करिए। वैसे भी इस समय जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को सीरियस दे रहे हैं तो उनके लिए वर्तमान में जो भी वो पहले पढ़ चुके उसी का रिवीजन करें, पिछले सालों को पेपर को हल करें, ये बेहतर होगा। ना कि नए वीडियो नई चीज़ को सीखने का। जो भी नए बच्चे हैं जिनको 2018 देना है, हाँ मेरा उद्देश्य केवल 2018 है और मैं बता चुका हूँ कि चूँकि बहुत जिम्मेदार पद पे होने की वजह से और जो है सिलेबस को ठीक ढंग से पढ़ाने की वजह से समय बहुत कम मिल पा रहा है। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। हाँ मैं प्रयास करूँगा एग्ज़ाम के बाद में हफ्ते में 3-4 वीडियो जितना भी संभव होगा उसको डालूँगा। तो तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हों न केवल उसमें बैठें, उसको सफल भी हों, उनको ठीक ढंग से पास करें और अपने लक्ष्य को प्रयास करिए इसी अटेम्प्ट में प्राप्त करें। जो नए बच्चे हैं वो जितना उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करें, क्वेश्चन पेपर को हल करें और इससे पढ़ने के तरीके को सीखें और टॉपिक को इस तरह से पढ़ते रहें। हम लोग मिलते हैं 24 सितंबर के बाद, एग्ज़ाम के बाद। पुनः एक बार सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम अच्छा होगा। धन्यवाद।